नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात संसद में पेश वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 की, जिसे लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। क्या आप मानते हैं कि वक्फ बोर्ड जहां उंगली रख दे वो जमीन या संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाती है? क्या आप यह भी मानते हैं कि वक्फ बोर्ड के फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती? अगर आपका जवाब हां है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। हां का मतलब यह हुआ कि आप पंचतंत्र के उस बंदर से भी बुरी स्थिति में हैं जो अपने मगरमच्छ दोस्त को रोज मीठे जामुन खिलाता था और श्रीमती मगरमच्छ उसका कलेजा खाने की फिराक में पड़ गई थी। मगरमच्छ की पीठ पर सवार बंदर तो यह कहकर बच गया था कि वो अपना कलेजा पेड़ पर छोड़ आया है, लेकिन न्यूज चैनलों के अफवाहबाज मगरमच्छों ने ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। उन्होंने बंदर से मनुष्य होने की यात्रा को उलटने के अभियान में आपके दिमाग को हजम कर लिया है, और मजा यह कि आपको इसमें मजा भी आ रहा है। वक्फ को लेकर न्यूज चैनलों और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फैलाए झूठ के शिकार हो चुके लोगों के बारे में एक बात तो दावे से की जा सकती है कि उन्हें वक्फ का मतलब भी पता नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ है क्या। घबराइए नहीं, आपकी क्लास लेने का कोई इरादा नहीं है, बस एक किस्सा सुनिए ताकि समझना आसान हो जाए। आपने वो कविता तो सुनी ही होगी, इब्न बतूता पहन के जूता जा पहुंचे तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की इस मशहूर कविता में जिन इब्न बतूता का जिक्र है वो दरअसल मोरक्को के एक यात्री थे जो 14वीं सदी में भारत आए थे, और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें चीन में राजदूत बनाकर भेजा था। इब्न बतूता ने लगभग 30 साल तक घुमक्कड़ी करके तमाम देशों का आंखों देखा हाल लिखा है, जो मध्ययुगीन दुनिया को लेकर आज की जानकारी का बड़ा स्रोत है। इन्हीं इब्न बतूता ने सीरिया की एक घटना का जिक्र किया है। उन्होंने देखा कि सराय में काम करने वाले कुछ बच्चों के हाथ से जब चीनी मिट्टी की प्लेट टूट जाती थी तो मालिक उनकी बेरहमी से पिटाई करता था। ऐसे में एक दयालु व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा वक्फ कर दिया, जिससे टूटी प्लेटों की भरपाई हो और बच्चे मार से बच जाए। आपको इससे अंदाजा तो लग ही गया होगा कि वक्फ का संबंध कुछ भलाई के काम से है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक समझा। जैसे दुनिया के हर धर्म में दान का महत्व है, उसी तरह इस्लाम के मानने वाले अपनी संपत्ति धार्मिक या सार्वजनिक काम के लिए दान करते हैं, जिसे वक्फ करना कहते हैं, और ऐसा करने वाले को वाकिफ कहा जाता है। एक जमाने में जब कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नहीं थी तो संपत्तिशाली लोगों से मिला दान समाज के बड़े काम आता था। अरबी भाषा के वक्फ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहरना या फुल स्टॉप। वक्फ करने का मतलब है कि किसी ने अपनी संपत्ति या अपनी संपत्ति का एक हिस्सा अल्लाह के नाम पर समर्पित कर दिया, और इसी के साथ वाकिफ का उस संपत्ति पर अधिकार खत्म हो गया। यानी एक बार अल्लाह के नाम पर समर्पित कर दी गई संपत्ति की स्थिति में अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ना वो वापस वाकिफ को मिल सकती है, ना बेची जा सकती है। वाकिफ जिस उद्देश्य से संपत्ति को वक्फ करता है उसी उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल होता है। वक्फ करते समय इसका जिक्र करना यानी उद्देश्य का जिक्र करना जरूरी होता है। आमतौर पर 3 तरह के वक्फ होते हैं। धार्मिक उद्देश्य के लिए, जैसे मस्जिद बनवाना, दरगाहों की देखरेख या धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, जैसे स्कूल, अनाथालय, अस्पताल या फिर कब्रिस्तान की व्यवस्था करना। इसके अलावा वक्फ अलल औलाद, ये पारिवारिक वक्फ होता है, यानी संपत्ति का इस्तेमाल अगली पीढ़ी के वारिसों के लिए तय होता है। अगर ये वंश बेल समाप्त हो जाती है तो फिर संपत्ति का इस्तेमाल सार्वजनिक या धार्मिक उद्देश्य से किया जा सकता है, जिसका उल्लेख वक्फ करते समय पहले ही कर दिया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि वक्फ संपत्ति का थोड़ा हिस्सा परिवार के लिए और थोड़ा सार्वजनिक या धार्मिक उद्देश्य के लिए हो। वक्फ करना धार्मिक दृष्टि से अनिवार्य नहीं है, लेकिन दान देने की हैसियत रखने वाले रूहानी सुकून पाने के लिए ऐसा करते ही रहते हैं। और जैसा पहले चर्चा हुई कि जब कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नहीं थी तो दान के दम पर ही समाज में धार्मिक और सामाजिक काम होते थे।
तमाम शहरों में पुराने जमाने के सेठों के बनवाए स्कूल, धर्मशाला और मंदिर आदि मिलते हैं और उन्हीं के जरिए उनका नाम आज की पीढ़ी जानती है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि वक्फ एक बहुत पुरानी परंपरा है। भारत में संपत्तियों के वक्फ किए जाने के 800 साल पुराने मामले मौजूद हैं। सैकड़ों राज्य में बटे भारत में वक्फ संपत्ति की व्यवस्था करने की कोई केंद्रीकृत व्यवस्था तो संभव नहीं थी। यह सिलसिला अंग्रेजों के समय शुरू हुआ, जब उन्होंने सारे भारत को एक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत बांधा। वक्फ संपत्तियों के रखरखाव और इससे जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए कानून की जरूरत महसूस की गई। उसके लिए अलग अलग राज्यों में समय समय पर अलग अलग कानून बनाए गए। आजादी के बाद 1954 में केंद्रीय वक्फ अधिनियम बनाया गया, जिसमें समय समय पर संशोधन हुए। फिर 1995 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों के साथ नया वक्फ अधिनियम बनाया गया। 2013 में रजिस्ट्रेशन और आधिकारिक राजपत्र यानी गजट में वक्फ संपत्तियों की सूची के प्रकाशन का संशोधन किया गया। अब तक बने कानून और अधिनियमों को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन जब मोदी सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई है जिसमें एक बड़ा संशोधन होने जा रहा है, तो फिर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हो रहा है। 8 अगस्त 2024 को संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 पेश किया गया। सरकार का दावा है कि इसका मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज को सुव्यवस्थित करना और संपत्तियों का कुशल प्रबंधन करना है। यहां तक किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन मोदी सरकार के इस प्रयास को वक्फ संपत्तियों को हड़पने की कोशिश बताई जा रही है और इसे लेकर देश भर के मुस्लिम संगठनों की ओर से प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल प्रस्तावित कानून को संविधान पर हमला बता रहे हैं। हम इन आरोपों की पड़ताल करें, इसके पहले हमें उस माहौल के बारे में बात करनी होगी जो बीते कुछ सालों में देश में खासतौर पर बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों की ओर से बनाया गया है। बड़े पैमाने पर यह प्रचारित किया गया है कि कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण की नीति के तहत वक्फ कानून बनाया था, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड जहां उंगली रख देते हैं वो संपत्ति उनकी हो जाती है। वक्फ बोर्ड के फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। वक्फ संपत्तियों के मामले में ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होता है। वक्फ बोर्डों के पास रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन है, करीब 9 लाख एकड़ से ज्यादा। वक्फ बोर्डों में भारी भ्रष्टाचार है। अरसे से न्यूज चैनलों से लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक यही प्रचार करने में जुटे हैं। इसने देश भर में वक्फ बोर्डों के खिलाफ एक मानसिकता तैयार की है। आखिर हकीकत क्या है? यह सच है कि वक्फ बोर्डों के पास काफी जमीन है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि लगभग 800 साल से मुस्लिम समाज से मिले दान के कारण ही यह विशाल लैंड बैंक नजर आ रहा है। ऐसा ही लैंड बैंक आंध्र और तमिलनाडु के मंदिरों के पास भी है, जिसकी चर्चा नहीं होती। वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की बात भी उसी तरह सही है जैसे कि सरकार के किसी भी विभाग में है। जिस देश में जजों के घर करोड़ों रुपए पाए जा रहे हैं, जल जा रहे हैं, उस देश में भ्रष्टाचार कहां नहीं होगा। लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि न्यायपालिका के अधिकार छीन लिए जाएं। अब आइए इस महत्वपूर्ण आरोप पर कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति को चाहे अपनी बता सकता है, इसकी बात करें। यह एक जबरदस्त किस्म का झूठ है। देश के हर राज्य में वक्फ बोर्ड है, जिनकी तादाद करीब 32 है, जिनका काम वक्फ संपत्ति का प्रबंधन है। लेकिन वक्फ बोर्ड सरकार के अधीन होता है। यह वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण करता है। इसमें अध्यक्ष के अलावा राज्य सरकार के नामित सदस्य, मुस्लिम विधायक, सांसद, राज्य बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी कानून के जानकार और मुतवल्ली यानी मैनेजर को शामिल किया जाता है। कम से कम 2 महिलाओं को भी सदस्य बनाया जाता है। वक्फ किसी संपत्ति को यूं ही अपना नहीं कह सकता। इससे जुड़ा विवाद तय करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त सर्वे कमिश्नर राजस्व रिकॉर्ड की पूरी जांच पड़ताल करता है। याद रखिए, यह सरकार का अधिकारी होता है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड अपनी संपत्ति की जानकारी सरकार को देता है और फिर सरकार इन संपत्तियों को गजट में प्रकाशित करती है। यानी जो भी वक्फ की संपत्ति है, दरअसल सरकार उसका गजट नोटिफिकेशन निकालती है। फिर वक्फ ट्रिब्यूनल होता है। यह एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है जिसका अध्यक्ष
जिला स्तर का प्रथम श्रेणी न्यायाधीश होता है। इसके अलावा एडीएम स्तर का अधिकारी और मुस्लिम कानून का जानकार भी इसका सदस्य होता है। यानी पूरी तरीके से वक्फ का जो कामकाज है वो सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों या फिर न्यायाधीशों के जरिए होता है। इसलिए ये कहना हास्यास्पद है कि वक्फ किसी भी संपत्ति को अपना बता सकता है। देश में तमाम ट्रिब्यूनल की तरह वक्फ न्यायाधिकरण को भी फैसले का अधिकार है और यह फैसला आमतौर पर अंतिम होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसकी समीक्षा कर सकता है। सच्चाई यह है कि 2024 के संशोधन अधिनियमों में मोदी सरकार की ओर से बहुत कुछ ऐसा किया गया है जिससे मुस्लिम समाज में संदेह गहरा गया है। मसलन विधेयक में कहा गया है कि वक्फ के रूप में पहचान की गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ की नहीं रह जाएगी। अनिश्चितता की स्थिति में स्वामित्व के निपटारे का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया है। सर्वे कमिश्नर की व्यवस्था हटाकर सर्वेक्षण का अधिकार भी जिला कलेक्टर के पास होगा। केंद्रीय वक्फ परिषद में सदस्यों के मुस्लिम होने की अनिवार्यता हटा दी गई है। विधेयक में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्यता की गई है। संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि परिषद में नियुक्त सांसद, पूर्व न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्ति का मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं होगा। मुस्लिम महिला सदस्यों की अधिकतम संख्या 2 तक सीमित कर दी गई है, जबकि पहले कम से कम 2 सदस्य महिलाएं होती थी। प्रस्तावित संशोधन में बहुत सी और बातें भी हैं, जैसे 6 महीने के अंदर सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण करना, जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं लगता। बहुत सी संपत्तियां सदियों से वक्फ के रूप में इस्तेमाल की जा रही हैं, लेकिन उनसे जुड़े कागजात उपलब्ध नहीं हैं, तो पंजीकरण कैसे होगा? और नहीं होगा तो वो सरकार के कब्जे में चली जाएगी। यह भी सवाल उठ रहा है कि जब मंदिरों से जुड़े बोर्ड में गैर हिंदू नहीं रह सकते और गैर हिंदू में सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल हैं, जो संविधान के प्रावधान के हिसाब से हिंदू ही हैं, लेकिन वो नहीं रह सकते, तो फिर वक्फ बोर्ड के सदस्यों के मुस्लिम होने की अनिवार्यता क्यों नहीं है? लेकिन सबसे ज्यादा विवाद जिला कलेक्टर को लेकर है, जिसे अंतिम फैसले का अधिकार दिया गया है। जैसा कि सब जानते हैं कि जिला कलेक्टर सरकार की कठपुतली होता है। स्थानीय विधायक, सांसद से लेकर मंत्री तक के दबाव में उसे काम करना पड़ता है, जिसके पास और भी तमाम काम होते हैं। ऐसे में जब लोग सरकार पर वक्फ की संपत्ति के अतिक्रमण का आरोप लगाएंगे तो सरकार का ही एक अधिकारी इसका फैसला करेगा, और वो फैसला क्या करेगा ये पहले से तय है। ऐसे में लोगों को राहत इंदौरी का एक शेर याद आ रहा है, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कर दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। जानकारों का मानना है कि सरकार का वक्फ संशोधन अधिनियम अल्पसंख्यकों के धर्म और संस्कृति के संरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। तमाम विपक्षी दलों ने इसीलिए इस अधिनियम को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने की मांग की थी। यह प्रक्रिया अपनाई भी गई, लेकिन अब विपक्ष का आरोप है कि उसके सुझावों को जेपीसी ने पूरी तरह दरकिनार कर दिया। बहुमत के बल पर संसद से कानून पारित होना मुश्किल नहीं है, जो आने वाले दिनों में हो सकता है, लेकिन फिर इसे कानूनी चुनौती भी दी जाएगी। मौजूदा हालात को देखते हुए साफ है कि यह मसला लंबा खिंचेगा। प्रस्तावित कानून में भी 90 दिन के अंदर हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार हासिल है, यानी बड़े पैमाने पर मुकदमेबाजी होगी और समाज में तनाव बरकरार रहेगा। और शायद मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी या फिर आरएसएस यही चाहते भी हैं। समाज में सांप्रदायिक तनाव का राजनीतिक लाभ उसे मिलता है, यानी बीजेपी को मिलता है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। उसे लगता है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज मुसलमानों को इस तरह से निशाना बनाए जाने से खुश होकर उसे वोट देता रहेगा। दुनिया को गणित सिखाने का गर्व रखने वाले हिंदू समाज के दिमागी गणित को शून्य समझने का ऐसा दौर पहले कभी नहीं आया था। कलीम आजिज साहब का एक शेर है, दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए, सुनिए सच सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.